हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सितंबर 2021 का राजस्थान सुजस का जो अंक है जो स्पेसिफिक शिक्षा से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर शिक्षा से रिलेटेड आरएएस मेंस में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप इजीली इसको राइट डाउन कर सकते हो। और कोरोना के टाइम में एजुकेशन को लेकर के राजस्थान में कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए उनके बारे में भी यहाँ पर बता रखा है। इस सुजस की शुरुआत की गई है एक स्पेसिफिक वर्ड से, बटेबड़े से। व्हाट इज बटेबड़े? आरएएस मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आरएएस मेंस में 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आर्ट एंड कल्चर में पूछ सकते हैं कि बटेबड़े क्या होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के लिए गोबर के कंडे, जिसको छाणी या उपले भी बोलते हैं, थापे जाते हैं। इनको धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद में इकट्ठा करके गोबर से लिपाई करके इस तरीके की आकृति बनाई जाती है और इसके ऊपर तरीके के डिजाइन्स बनाई जाती हैं। इसी को बोलते हैं बटेबड़े। अब इसका यूज क्या है? वर्षा ऋतु में जब जलाऊ लकड़ी का ईंधन गीला हो जाता है तो ये सूखे कंडे जलाने के काम आते हैं। और स्पेसिफिक जो मेवात क्षेत्र है, अलवर भरतपुर वाला जो एरिया है, वहां पर बहुलता से ये बटेबड़े बनाए जाते हैं और महिलाओं की जो कलात्मक रुचि के भी ये परिचायक होते हैं। तो ये बेनिफिट्स हो गया और ये यहाँ पर उसकी डेफिनेशन हो गई बटेबड़े की, जिसको आप यूज कर सकते हो कहीं पर भी अगर बटेबड़े से स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आता है वहां पर। सबसे पहले यहाँ पर जो संपादकीय पेज है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। अगर एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे आता है, आरएएस मेंस में आपको पता है जो 4th पेपर होता है उसमें 20 नंबर का हिंदी में ऐसे आता है, और उस हिंदी में अगर मान लो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो कि शिक्षा ज्ञान कौशल और जीवन को पूर्णता के साथ में जीने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षा जो है वो सीखने की सतत प्रक्रिया है जो जन्म के बाद प्रथम पाठशाला घर और प्रथम शिक्षक माँ से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा सभी व्यक्तिक, सामाजिक और व्यावसायिक समस्याओं का हल है। शिक्षा ही मनुष्य को तराश कर मानव को मानव संसाधन के रूप में परिष्कृत करती है। तो ये जो लाइंस हैं वो शिक्षा के लिए अगर ऐसे आता है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। प्रतिवर्ष आप सभी को पता है कि 5 सितंबर जो है उसको शिक्षाविद या फिर पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इनका आप यूज कर सकते हो। कोरोना के टाइम में जो हमारे राजस्थान की एक मूल मंत्र था, राजस्थान सतर्क, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान को अगर हम बात करें, देखो इंपॉर्टेंट सबसे पहले लाइन है कि शिक्षा विकास का मूल होती है। एक लोकतांत्रिक देश की प्रगति हेतु जनता में शिक्षा का पर्याप्त प्रसार पहली शर्त होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप यूज कर सकते हो। देखो राजस्थान को हमेशा से पिछड़ा राज्य माना गया है कि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, मतलब जो लोग हैं वो साक्षर कम है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी पीजीआई इंडेक्स 2019-20 में राज्य को A+ रैंकिंग दी गई है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया और इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हो कि राजस्थान में जो रैंकिंग है, एजुकेशन का जो लेवल है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। और जब आप अपने क्वेश्चन का जो आंसर लिखते हो ना, उसमें जब ये फैक्ट्स डालते हो तो इस फैक्ट से जो आपके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ पर बता रखा है कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से इनिशिएटिव हैं। सबसे पहले समग्र शिक्षा। ये जो समग्र शिक्षा है इसमें 3 जो इनिशिएटिव था उनको मर्ज करके समग्र शिक्षा लॉन्च किया गया 2018 में। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को समेकित करके समग्र शिक्षा बनाया गया है। समग्र शिक्षा को जो संचालन करने का काम है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का है और इसका मेन काम यही है कि पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक समावेशी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जेंडर गैप कम करना, खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना, ये भी इसका काम है। इसकी जो पीडीएफ है, इस सुजस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है वोल्केनो आरएएस अकेडमी पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं वो आप यहाँ पर जाकर के सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर समग्र शिक्षा के बारे में बता दिया गया। उसके बारे में निदेशालय, एक वर्ड आया है निदेशालय। हमारे यहाँ पर राजस्थान में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थापना 1950 में बीकानेर जिले में की गई थी। निदेशालय का मूल काम यह है कि शिक्षा हेतु नीति का निर्धारण करना, क्रियान्वयन करना, शिक्षा प्रबंधन एवं प्रशासन, शिक्षा का प्रसार और शिक्षा का आर्थिक नियोजन है। हमारे यहाँ पर कौन कौन से फाउंडेशनल वर्क हो रहे हैं उसके बारे में इसका यूज किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो कोरोना में हमारे यहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए ये इंपॉर्टेंट है।
इसके लिए आप पूछ सकते हैं कि स्माइल प्रोजेक्ट देकर के पूछ लेंगे कि स्माइल प्रोजेक्ट क्या है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आरएस मेंस में पूछ लेंगे या फिर डायरेक्ट आपसे किसी भी एग्जाम पूछ लेंगे कि स्माइल प्रोजेक्ट का क्या है। तो ये निदेशालय द्वारा संचालित है और कोरोना काल में ऑनलाइन अध्ययन से जुड़े जो बच्चे हैं उन बच्चों के तहत विभिन्न डिजिटल नवाचारों के द्वारा शिक्षा से जोड़ा गया। इसी के तहत एक और है आओ घर में सीखे अभियान। तो स्माइल प्रोजेक्ट हो गया और आओ घर में सीखे अभियान हो गया। ये 2 तरीके से कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर एक वर्ड है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। इसका काम ये है कि जो हमारी बुक्स हैं उनको प्रिंट करवाना, मुद्रित करवाने का काम करता है, जिसमें 1 से 12 तक की विद्यार्थियों की जो पाठ्य पुस्तक है वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। 1 से 5 तक का जो पाठ्यक्रम है वो राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा, और 6 से 12 जो है वो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। प्रिंट यहाँ से होती है पर फॉलो हम एनसीईआरटी को ही करते हैं। ये है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसका काम क्या है? 1978 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। पाठ्य पुस्तक मंडल को 1973 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मुख्य काम ये है कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो टीचर बनेंगे, उससे पहले जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग देने का मतलब शिक्षक प्रशिक्षण देने का काम ये करता है। ओके, नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 1957 में जयपुर में एस्टेब्लिश किया गया। बाद में 1961 में इसको अजमेर में ट्रांसफर किया गया। ओके, इसका मूल काम यह है कि बोर्ड की एग्जाम जो होते हैं वो करवाता है, रीट का एग्जाम करवाता है। इसके अलावा राज्य और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन भी ये करवाता है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जो बालिकाओं की शिक्षाओं को बढ़ा देने के लिए कोई फाउंडेशन काम कर रहा है। इसको 1995 में इसको स्टार्ट किया गया। 1 करोड़ के कॉर्पस फंड के साथ इसकी शुरुआत की गई और ये जो संस्था है वो बालिका शिक्षा से जुड़ी विभाग की इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, आपकी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना, दिव्यांग सुविधाओं बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, आपकी बेटी योजना, गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन योजना इत्यादि सहित 8 योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं की स्थिति, बालिकाओं की स्थिति के लिए स्पेसिफिक पॉइंट फोकस होने लग गया है मेंस एग्जाम में। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्या है? 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। जो बच्चे बोर्ड नहीं जा सकते वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने बोर्ड्स को कंप्लीट कर सकते हैं और इनको बराबर मान्यता दी हुई है जैसे हमारे बोर्ड से जो 10-12 करते हैं उसी के बराबर। प्रोजेक्ट स्माइल क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो पढ़ाई करवाई गई कोरोना के टाइम वो इसी के लिए प्रोजेक्ट स्माइल चलाया गया था। शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण करवाया गया। देखो, शिक्षकों का दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन अध्यापन में प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो दीक्षा पोर्टल और निष्ठा प्रशिक्षण किससे संबंधित है? शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नाम से बेसिस पूछ लेते हैं कि किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट ई शिक्षा क्या है? इसमें भी राज्य के विद्यालयों के जो अनुभवी और श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा कक्षा 6 से 12 तक सभी विषयों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु वीडियो तैयार किए गए। इन वीडियो को छात्रों तक पहुंचाने के लिए राज ई कक्षा के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया गया है। इसके अलावा मोबाइल ऐप, शाला दर्पण, सरकारी स्कूलों की आईसीटी लैब के माध्यम से भी विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। कोरोना के टाइम में जो इनिशिएटिव है उसी को लेकर के प्रोजेक्ट ई शिक्षा। नेक्स्ट है फोन वार्ता। फोन वार्ता के थ्रू भी एजुकेशन करवाई गई। शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन मतलब आपके टीवी के माध्यम से या फोन के माध्यम से आपको ये एजुकेशन दी जा रही है। ओके, दूरदर्शन पर रोज 3 घंटे 15 मिनट का प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। शिक्षावाणी रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? एजुकेशन देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो आपको नाम ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक व्यू होना चाहिए कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। देखो, जब आप आरएस मेंस का आंसर लिखोगे तो अगर ये सारे वर्ड्स आप यूज करोगे आपके मेंस आंसर में तो आप दूसरों से एक्स्ट्रा इनपुट दे रहे हो तो एक्स्ट्रा आपको नंबर भी मिलेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हवा महल। हवा महल में क्या है कि बच्चों में चिंतन कौशल विकसित करने और पठन पाठन में रुचि विकसित करने हेतु विशेष कार्यक्रम हवा महल भी चलाया जा रहा है। ओके, ये कार्य पुस्तिका इससे रिलेटेड हो गया।
अब यहाँ पर ये हमने देख लिया कि राजस्थान में किस तरीके से एजुकेशन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन सी संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, किस तरीके से कोरोना में हमने काम किया, ये सब कुछ इसको आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट जो की टर्म्स है ये आपको याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, क्योंकि कोविड के बाद में बहुत सारे सेक्टर जो इफेक्टेड हुए हैं और उन इफेक्टेड सेक्टर्स को दोबारा रिज्यूनेट करने का जो प्रयास किया गया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर है, देखो राजस्थान का जो जोधपुर है वहाँ पर ओसिया जो जगह है वहाँ पर रूम टू रीड और जिला प्रशासन की सहायता से एक मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। इसमें क्या करेंगे जाएगा कि जे ऊंट गाड़ी जो होती है इस पे छोटी सी पाठशाला बनाई गई है, लाइब्रेरी बनाई गई है, बुक्स उसमें रखी जाती हैं और बच्चों को दूर दूर जाकर के गांव-गांव जाकर के वहाँ पर ये जो एजुकेशन है वो दी जा रही है। इसमें क्या होता है, अगर वहाँ पर टीचर अवेलेबल है तो टीचर पढ़ करके बच्चों को सुनाएगा। किसी भी स्कूल में जाकर के अपना सेटअप बनाते हैं और सेटअप में जो बच्चे हैं वो बुक्स घर पर भी लेके जा सकते हैं। इस तरीके से बच्चों में जो एजुकेशन में जो गैप आया उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए रूम टू रीड जो फाउंडेशन है और जिला प्रशासन ये मिल करके अंतर्राष्ट्रीय रीडिंग कैंपेन 2021 के तहत इस मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, राज्य में अंग्रेजी माध्यम के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। देखो अंग्रेजी माध्यम के लिए जब पहले वसुंधरा सरकार थी तब भी कोशिश की गई थी, 6वीं से 12वीं तक यहाँ पर स्कूल खोली गई और वो जो 6वीं से 12वीं तक जो स्कूल थी वो CBSE बोर्ड पर थी। लेकिन अब राजस्थान में 1 से 12 तक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है वो खोली गई हैं और इनमें जो बेहतरीन तरीके से जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका जिस तरीके से देखा गया कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं, तो अब ये कोशिश की जा रही है कि हर जगह इसको ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए। बजट में भी ये बोला गया था कि आने वाले टाइम में 5000 से अधिक आबादी वाले समस्त कस्बों में और गाँव में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जाएंगे और आगामी वर्ष तक करीब 1200 ऐसे विद्यालय और स्थापित किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको पता होना चाहिए कि ये इंग्लिश मीडियम एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये देखें कि देखो भाई कौन कौन से राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं हैं। देखो आपको इम्पोर्टेंट क्या करना है, जैसे हमारे यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड कौन सी, शिक्षा से रिलेटेड कौन सी स्कीम है, महिलाओं से, इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे वृद्धजन हैं उसके लिए, या फिर और अगर हम देखें कि गर्भवती महिलाओं के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हेल्थ के क्षेत्र में गवर्नमेंट क्या कर रही है, सैनिटेशन के क्षेत्र में गवर्नमेंट क्या कर रही है, वाटर के क्षेत्र में गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सारी आपको एक रजिस्टर लेना है और अलग अलग पेज पर ऊपर लिखना है टर्म्स, इससे रिलेटेड राजस्थान के इनिशिएटिव, राजस्थान की स्कीम और नीचे नाम लिखने हैं। जब ये सारी चीज़ें आपके पास में एक जगह अवेलेबल होंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है। तो शिक्षकों और शिक्षार्थियों की समस्याओं को मौके पर जानने और ग्रास रूट लेवल पर ही उसका व्यवहारिक समाधान हेतु शिक्षा संवाद के अंतर्गत आओ चले विद्यालय की ओर कार्यक्रम वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत कोटा और बीकानेर जो संभाग है उसके मुख्यालयों पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों और विभागीय जो अधिकारियों से रूबरू संवाद किया गया। मतलब ये प्रयास स्टार्ट किया गया है कि किस तरीके से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है उसको शुरुआत की जाए। और एजुकेशन डे में हमारे यहाँ पर राजस्थान में शनिवार को नो बैग डे के रूप में आयोजित किया गया है। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको बैग से मुक्ति दी जाएगी और जो अदर जो चीज़ें हैं उनमें बच्चों का ध्यान बटाया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है वो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला गया था कि सुजस योजना कुरुक्षेत्र ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर किसी के पर्सनल व्यू क्या है वो यहाँ पर अलग अलग जो ऑथर हैं उनकी बातें बताई जाती है, अलग अलग जो लेखक राइटर होते हैं उनकी बातें। अब शैक्षिक उत्कृष्टता की दिशा में राजस्थान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल चलाई जा रही है, होनहार राजस्थान चलाया जा रहा है, कोरोना महामारी को लेकर के प्रतिकूल परिस्थितियों में बच्चों की शिक्षा जारी रखना और उनको प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से होनहार राजस्थान कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक विद्यालय जो हैं वहाँ पर ऑनलाइन कक्षाएं ली जाएंगी। तो ये जो वर्ड्स है ना होनहार राजस्थान, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। जो अंग्रेजी माध्यम की स्कूल है उसके लिए महात्मा गांधी विद्यालय, ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जो वर्ड्स है ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनको आप यूज कर सकते हो। ओके,
अब देखो शिक्षा विभाग ने डिजिटल नवाचारों पर क्या फ़ायदा विद्यार्थियों को मिल पा रहा है, तो हमें पता है कि स्माइल प्रोग्राम चलाया गया है, शिक्षा दर्शन चलाया गया है, शिक्षा वाणी चलाया गया है। यहाँ पर देखो डिजिटल लर्निंग के लिए कौन कौन से कार्यक्रमों को लागू किया गया है, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पेज नंबर 12 पर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका आप यूज़ कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट है, ये वही अंग्रेजी शिक्षा वाला इसमें दे रखा है। इससे आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर सबने अपने, सन्नी सेबेस्टियन है सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने अपने व्यू यहाँ पर लिखे हैं एजुकेशन को लेकर के कि राजस्थान इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट वेयर स्टूडेंट टीचर रेशियो इज हेल्दी 17:1, मतलब हमारे यहाँ पर 17 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर अवेलेबल है। तो ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लेवल में स्टूडेंट टीचर्स अवेलेबल हैं, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ये प्लस पॉइंट है हमारे राजस्थान की कि किस तरीके से हम एजुकेशन को ग्रो अप करने के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, ये देखो अलग अलग स्कूल में किस तरीके के वहाँ से टीचर्स ने कुछ नए नए इनिशिएटिव किए और उसके क्या रिजल्ट निकल करके आए, ये भी यहाँ पर बता रखा है। अलग अलग जगह की जो स्कूल है उनका नाम यहाँ पर बता रखा है कि वहाँ पर जो वहाँ के हेडमास्टर हैं या फिर उनके लेक्चर हैं, टीचर हैं, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर कोशिश की है। देखिए, देखो सब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, ज़्यादातर जो आर्टिकल आए हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर अजमेर के बारे में स्पेसिफिक बात की गई है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात है अजमेर। अब यहाँ पर कैसे है, देखो अजमेर आपको पता है कि हमारे राजस्थान, जो वर्तमान में राजस्थान है, वो 7 चरणों में एक बन पाया था। तो जो अंतिम चरण था उसमें केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उसको भी शामिल किया गया। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनके डायरेक्टली अंडर आता था, इसलिए सबसे पहले जो एजुकेशन पद्धति है वो अजमेर में ही स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले आधुनिक शिक्षा पद्धति की स्कूलों की जो शुरुआत हुई थी वो अजमेर में था। राजस्थान का एकमात्र शहर था अजमेर। अंग्रेजी शासनकाल में केंद्र शासित प्रदेश था, यही कारण रहा कि अंग्रेजों का प्रशासन अजमेर से संचालित रहा। ओके, सबसे पहले जो मिशनरी स्कूलों की स्थापना की गई थी अजमेर में, अजमेर और ब्यावर में 1836 के बाद में कई स्कूलों की स्थापना की गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें आज़ादी के समय अजमेर में शिक्षण संस्थाएं कितनी थी। 1956 में राजस्थान में विलय के समय अजमेर ऐसा पहला राज्य था जहां अनिवार्य शिक्षा कानून था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हमारा जब राजस्थान अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को, तब कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर अनिवार्य शिक्षा कानून लागू था, तो अजमेर वो जगह थी। यहाँ पर बहुत सारी स्कूल के की अजमेर में किस तरीके से शुरुआत हुई। मेयो कॉलेज के बारे में बताया गया है कि मेयो कॉलेज जो है वो एक बोर्डिंग स्कूल के रूप में शामिल है। 1875 में इसकी शुरुआत की गई। स्कूल की शुरुआत 1875 में प्राचार्य सर ओलिवर सेंट जॉन और एक विद्यार्थी के साथ हुई जो अलवर के महाराजा मंगल सिंह थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान किशनगढ़ में है इस टाइम। 2009 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो ऑफिस है वो अजमेर में है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, हमने देखा रेट का एग्जाम करवाता है, बोर्ड का एग्जाम करवाता है। जो पात्रता प्रतिभा खोज परीक्षा है उसका आयोजन करवाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है और भी अन्य शिक्षण संस्थान वहाँ पर हैं। अब यहाँ पर बताया गया है राज किसान साथी पोर्टल। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, मतलब बिजनेस को ईजिली करने के लिए कि सभी को ईजिली बिजनेस में लोग आ सके, कोई भी परेशानी ना हो, इसी तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, खेती अगर करना है तो उसके लिए सबकी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र की जाए और जो सुगम बनाई जाए किसानों की राह को। इसीलिए राज किसान साथी पोर्टल खेती में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि राज किसान साथी पोर्टल किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है राजीव गांधी जी का जो 20 अगस्त को उनका जन्मदिन आता है और उसका जो जन्मदिन है उनके जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर देखो और भी अगर हम इनिशिएटिव की बात करें कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर वर्क किया जा रहा है, एक सेकेंड।
जो जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हमारे लिए हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, उन सभी स्टेटमेंट को पूरी सुजस में हमने कोशिश की है कि उनको हम आपके लिए ले पाए। अब ये नेक्स्ट स्कीम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये आपकी महिलाओं से रिलेटेड या फिर गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। स्वस्थ पोषित माँ और बच्चे के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। संपूर्ण पोषण बनाए संतान को चैंपियन। ओके, एक इसका टैगलाइन है। और इसके बारे में और ज़्यादा अगर ढंग से अगर हम देखें, देखो फर्स्ट बच्चा जब होता है तो उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक सौगात दिया कि दूसरी संतान के जन्म पर माँ जो है उसको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान किया जाएगा और इसी के लिए समर्पित योजना है। जीवन की पहली सांस, पहला स्पर्श और पहला आहार माँ से ही प्राप्त होता है, इसलिए समाज में माँ का स्थान ईश्वर से भी उच्चतर है। माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके मन में कभी स्त्री या पुरुष का भेद नहीं होता। वह एक स्वस्थ बच्चे की कामना करती है और अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के विषय में सोचती है। एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए माँ को भी स्वस्थ रहना जरूरी है और इसीलिए माँ और बच्चे को उचित पोषण मिल सके, इसीलिए राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी संतान के जन्म पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की एक ऐतिहासिक सौगात शुरू की है। 19 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ किया गया और इसका महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। शुरुआत में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 4 टीएसपी जिलों के 2-2 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 1,000 रुपए, और जिसमें महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और राहत मिल सके। ठीक है, अब देखो इसमें किस तरीके से पैसा उपलब्ध करवाया जाता है, ये सब कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। शुरुआत में 4 टीएसपी जिले उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इसके साथ साथ में सहरिया बहुल जो 12 जिला है वहां पर इस योजना को शुरुआत किया गया। धीरे धीरे इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा और 19 नवंबर 2020 को इसको स्टार्ट किया गया था। देखो ये पेपरलेस योजना है। हमारे जो एग्जाम होगा उसमें इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना से रिलेटेड 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछ लेंगे कौन कौन से इसमें सही है या फिर पूछ लेंगे कौन सा इसमें गलत है। तो किसी भी स्कीम को लेकर के हमें क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। पेपरलेस योजना है, ऑनलाइन पोर्टल, मतलब इसमें ज़्यादातर जो काम है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू इसमें काम किया जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है 5 चरणों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। 5 चरणों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे और दूसरी संतान के जन्म पर ये रुपए दिए जाएंगे। पहली किस्त 1,000 रुपये गर्भावस्था जांच और पंजीकरण होने पर, दूसरी किस्त 1,000 रुपये 2 प्रसव पूर्व जांच होने पर और तीसरी किस्त 1,000 रुपये संस्थागत प्रसव होने पर, चौथी किस्त 2,000 रुपये बच्चे के जन्म से 105 दिन तक संपूर्ण टीकाकरण एवं बच्चे के जन्म पंजीकरण होने की स्थिति में, एवं 5वीं व अंतिम किस्त 1,000 रुपये बच्चे के जन्म के 3 माह के भीतर परिवार नियोजन के साधन अपनाने पर दी जाएगी। इससे परिवार नियोजन को भी बढ़ावा मिलेगा। ओके, तो परिवार नियोजन के जो साधन है उनको अपनाने पर भी दी जाएगी जो अंतिम किस्त है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस योजना का एक इनिशिएटिव ये भी है कि परिवार नियोजन जो है उसको भी बढ़ावा दिया जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो सारा का सारा पैसा है वो उसी महिला को दिया जाएगा जो राजस्थान की स्थायी निवासी है और दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। साथ ही गर्भवती महिला का बैंक में खाता होना चाहिए। जो गर्भवती महिला है वो राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवार से होनी चाहिए। उसकी प्रतिवर्ष जो आय है वो 75,000 से, मतलब प्रति साल 75,000 से जो ज़्यादा महिलाएं हैं उनको ये लाभ दिया जाएगा। शनिवार को हमारे यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए। नो बैग डे, राजस्थान ऐसा नवाचार करने वाला देश का पहला राज्य है। पूछ लेंगे कि राजस्थान कौन सा राज्य है, तो फर्स्ट राज्य है राजस्थान। इस तरीके के स्टेटमेंट भी खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अब राजस्थान में हमारे यहाँ पर शिक्षा प्रणाली का उद्भव कैसे कैसे हुआ, उसके और विकास कैसे हुआ, उसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है।
सबसे पहले 8वीं से 12वीं शताब्दी के बारे में शिक्षा कैसी थी? तो इस समय जो शिक्षा निःशुल्क थी, गुरु और शिक्षा का संबंध आत्मीय होता था। शिष्य और गुरु जो हैं वो वेद, पुराण, धर्म, ज्योतिष, गणित, साहित्य, व्याकरण आदि विषयों की विषय शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षकों का जो भरण पोषण का उत्तरदायित्व वो शासकों पर और जनता पर होता था, और जो दान द्वारा उनके व्यय की व्यवस्था के, मतलब शिक्षकों को जो पेमेंट है वो एक तरीके से राज्य के ऊपर डिपेंडेंट होता था, उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य उठाता था। उस समय 8वीं से 12वीं शताब्दी के समय में भीनमाल जो है वो शिक्षा का प्रतिष्ठित केंद्र था, जहाँ से माघ, मंडन, माहुक, धाइल, ब्रह्मगुप्त आदि विद्वान निकले हैं। उस समय जो शिक्षा है वो मौखिक हुआ करती थी। वाद विवाद और विचार विनिमय को प्रमुखता दी जाती थी। देखो, अगर ऐसे इस तरीके से आ जाए कि राजस्थान में शिक्षा प्रणाली का उद्भव और विकास, तो आप ये पूरा का पूरा इसी तरीके से लिख सकते हो और आपके काफ़ी अच्छे नंबर आप गेन कर लोगे। ओके, तो उस समय जो शिक्षा है वो कैसी होती थी भाई? मौखिक होती थी। अब 12वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान जो शिक्षा थी, गुरुकुल, मठ, मंदिर, जैन उपासरे यहाँ पर शिक्षा के केंद्र थे। गांव और कस्बे में पाठशालाएं हुआ करती थी, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। संस्थाओं का जो एक तरीके से दायित्व जो होता था वो स्थानीय जनता पर, शासक वर्ग पर होता था। भूमि अनुदान, शिक्षा संस्थाओं के लिए आर्थिक और भूमि अनुदान दी जाती थी, और वही चीज़ें थी जो यहाँ पर वेद, पुराण, मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, ज्योतिष, गणित, साहित्य, व्याकरण इनकी स्टडी की जाती थी। ओके, उसके बाद में अगर हम आधुनिक शिक्षा की, हाँ, जो मध्यकालीन शिक्षा है उस समय नृत्य, संगीत, चित्रकला और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी, परंतु शिक्षित स्त्रियों की संख्या कम थी, उन्हें घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। ओके, और उस समय जो ज़्यादातर शिक्षा वो संस्कृत और फारसी भाषा में हुआ करती थी। अब आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विकास राजस्थान में कैसे हुआ? तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति पर आधारित आधुनिक अंग्रेजी स्कूल सर्वप्रथम अलवर और भरतपुर में 1842 में स्थापित हुआ। 1844 में जयपुर, 1863 में उदयपुर में ऐसे विद्यालयों की स्थापना हुई। मध्यकालीन रियासती राजस्थान में हिंदू पाठशाला और मुस्लिम मकतब शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, पाठशाला, मकतब और उपासरे, ये आपने नए नए वर्ड सीखे। जैनी में उपासरे हो गया, मुस्लिम में मकतब हो गया, हिंदू में पाठशाला हो गया। अब यहाँ पर कितनी स्कूल्स थी, ये सब कुछ, मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 1951 में राजस्थान में जो साक्षरता दर थी वो 8.50% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 13.88 और महिला साक्षरता 2.66% थी। बाद में हीरालाल शास्त्री ने 1953 में जीवन शिक्षा कुटीर के नाम से वनस्थली, जो प्रेजेंट टाइम में वनस्थली नाम से सिचुएटेड है टोंक में, इसकी स्थापना की। हरिबाहु उपाध्याय ने अजमेर के निकट हंतुड़ी गांव में महिला शिक्षक संस्था की स्थापना की। ये सारी जगह अलग अलग एरिया में कौन कौन सी है ये बताया गया है। अब आर्य समाज क्या शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा राजस्थान में, उसके बारे में बताया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से 1898 में अजमेर में श्री मथुरा प्रसाद गुलाब देवी आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। ब्यावर में श्रीमती गोदावरी कन्या पाठशाला, जोधपुर में आर्य कन्या, सुजानगढ़ में आर्य पुत्री पाठशाला, अन्य नगरों में भी स्त्री शिक्षा के लिए पाठशाला खोली गई। निराश्रित असहाय स्त्रियों के लिए वनिता आश्रम खोले गए। पहला वनिता आश्रम 1925 में अजमेर में खोला गया था। शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं हैं ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन से फाउंडेशन है जो प्राइवेटली यहाँ पर काम कर रहे हैं ये भी बताया गया है। तो ये हमारे राजस्थान में शिक्षा का किस तरीके से विकास हुआ उसकी गौरवमयी गाथा से रिलेटेड आर्टिकल है और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि अलग अलग शताब्दी के समय में राजस्थान में कैसे कैसे वर्क हुआ था। यहाँ पर बताया गया है कि मेवाड़ जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर गांधी जी का एक बहुत बड़ा एक म्यूजियम खोला गया है। ओके, अब देखो जल जीवन मिशन के बारे में आर्टिकल आया कि 2024 तक गाँवों में जितने भी घर हैं उन सभी को टैप वाटर कनेक्शन दिया जाएगा। अब इसके लिए एक कमेटी बनाई जा रही है हर गाँव क्षेत्र में। उस कमेटी में जो लोग होंगे वो एक तरीके से उसमें कुछ तो हमारे जो इलेक्टेड पर्सन होंगे वो होंगे। इसके अलावा 10 से 15 जो सदस्य होंगे, 10 से 15 सदस्य होंगे इस कमेटी में, जिसमें 50% जो है वो महिला सदस्य होंगी।
इसके अलावा 25% जो है वो पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे और शेष 25% जो है गांव के कमजोर वर्ग, जिसमें SC ST के प्रतिनिधि, मतलब आबादी के अकॉर्डिंग, अगर आप आबादी ज़्यादा है तो इनके जो प्रतिनिधि है वो ज़्यादा होंगे, और मान लो SC की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो SC के मेंबर ज़्यादा होंगे, और ST की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ST के मेंबर ज़्यादा होंगे, और दोनों इक्वल हैं तो दोनों के इक्वल मेंबर होंगे। मान लो 16 जो लोग हैं वो कमेटी में हैं, तो 16 में से जो 8 हैं वो महिलाएं होंगी, बचे हुए जो 4 हैं, 4 जो हैं वो इलेक्टेड पर्सन होंगे, मतलब ग्राम पंचायत में जो इलेक्टेड पंच हैं या फिर सरपंच हैं ये इसके मेंबर हो सकते हैं, और 4 जो हैं वो होंगे SC और ST कम्युनिटी से। ओके, हमारे जो जलदाय मिति मंत्री हैं डॉक्टर BD कल्ला हैं, ये यहाँ पर बताया गया है कि उनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई है। अब ये गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं कि किस क्षेत्र में कितनी स्कूल खोली गई, कौन कौन से क्षेत्र में हमने कितनी यहाँ पर मतलब मेडिकल कॉलेज खोली, जो कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसको पूरी करने के लिए हमने कौन कौन सा यूज़ किया, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अलग अलग एरिया में किस तरीके से वर्क हो रहा है, आशा सहयोगियों ने किस टाइम कोविड के दौरान किस तरीके से काम किया, ये सब कुछ बताया गया है। अब आशा क्या है, क्या होता है आशा, ये वर्ड पूछ लिया जाए। आशा यानी अधिस्वीकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आशा अगर वर्ड आ जाए तो ये आप लिख करके यहाँ पर नंबर गेन कर सकते हो। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक आशा सहयोगिनी की समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब जो हमारे लोग हैं उनको अवेयरनेस देने का काम करती है आशा सहयोगिनी। आशा जो है वो सामुदायिक स्तर की कार्यकर्ता होती है। आशा का कार्य स्वास्थ्य के मुद्दों पर समुदाय में जागरूकता लाना है। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो आशा अगर वर्ड आता है तो आप इस तरीके से उसका आंसर लिख सकते हो। आशा सहयोगिनियों को जो भी प्रतिमाह पैसा दिया जाता है वो एक सॉफ्टवेयर है आशा सॉफ्ट, इसके तहत पेमेंट किया जाता है। तो आशा सॉफ्ट को लेकर के अगर पूछ ले तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आशा जो है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और क्रियान्वयन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मतलब ग्रास रूट लेवल पर जो हमारी गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बयाना किला RAS प्रीलिम्स में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था और ये पूछा गया था कि यहाँ पर ये जो है विजय स्तंभ वो कौन से काल में इसको बनाया गया था, गुप्त काल से रिलेटेड है। महाभारत कालीन 2000 वर्ष पुराना इतिहास लिए समुद्र तल से 854 फीट ऊंचाई पर स्थित यह किला गुप्त काल से विभिन्न शासकों के अधीन रहा। किले में 26.3 फीट ऊंची भीमलाट या विजय स्तंभ, इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। जनाना महल, राजमहल, मंदिर एवं 2 मीटर चौड़ी दीवारें किले की भव्यता और मजबूत सुरक्षा को दर्शाती है। राजवंशीय एवं गुप्तकालीन सिक्कों से भरा ताम्र कलश आज भी बयाना निधि के नाम से राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित है। तो ये हमने सितंबर 2021 का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं सुजस के, उन सभी को डिस्कशन किया। इसी तरीके से हम आपके लिए योजना, कुरुक्षेत्र, उनके भी जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो सब कुछ आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।